Hello everyone, welcome to All About Civil। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के यूनिट 2 में हमने पढ़ लिया था कि स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेस के टाइप्स क्या क्या हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था स्ट्रेन। स्ट्रेन की हमने डेफिनेशन देखी थी। When a body is subjected to some external force, there is some change of dimension of the body. The ratio of change of dimension of the body to the original dimension is known as strain। सिंपल सी बात ये है कि स्ट्रेन की डेफिनेशन में ये आता है कि जितना भी चेंज आए किसी भी बॉडी के अंदर अपॉन उसको डिवाइड कर देंगे हम जितना भी ओरिजिनल डायमेंशन था। जैसे कि कोई पेन या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है। अब उस पर टेंशन फोर्स लगी तो उसकी लेंथ चेंज होकर 12 सेंटीमीटर हो गई। इंक्रीज कितना हुआ? 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर चेंज है और टोटल ओरिजिनल डायमेंशन थी हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो चेंज इन डायमेंशन 2 अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन 10, ये जो वैल्यू आती है उसे हम स्ट्रेन बोलते हैं। यानी कि कितना बॉडी के अंदर चेंज आया है अपॉन जितनी ओरिजिनल डायमेंशन पहले थी, इस वैल्यू को हम स्ट्रेन बोलते हैं। फिर हमने देखा था स्ट्रेन के टाइप्स क्या क्या हैं। स्ट्रेन में सबसे पहले हमने देखा था टेंसाइल स्ट्रेन, सेकंड था कंप्रेसिव स्ट्रेन, फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड लास्ट शियर स्ट्रेन। यानी कि हमारे पास 4 टाइप के स्ट्रेन्स थे: टेंशन, टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और shear strain। If there is some increase in length of the body due to external force, then the ratio of the increase of the length to the original length of the body is known as tensile strain। टेंशन का मीनिंग होता है, टेंसाइल फोर्स का मीनिंग होता है जब हम बॉडी पर इस टाइप से फोर्स लगाते हैं जिससे कि उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाए, उसकी लेंथ बढ़ जाए, तो इस टाइप के फोर्स को हम टेंसाइल फोर्स बोलते हैं। और जब हम किसी बॉडी पर टेंसाइल फोर्स लगाते हैं उसके कारण जो स्ट्रेन आता है उस स्ट्रेन को हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। यानी कि तनाव के कारण जितना भी चेंज आया है वो है टेंसाइल स्ट्रेन। और अगर हम किसी बॉडी पर कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं यानी कि अंदर साइड फोर्स लगा रहे हैं दोनों साइड से किसी बॉडी पर, तो उसे हम बोलेंगे कंप्रेसिव फोर्स। और कंप्रेसिव फोर्स लगाने से जो भी बॉडी के अंदर चेंज आएगा स्ट्रेन आएगा उसे हम बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेन। जैसे कि लेंथ किसी ऑब्जेक्ट की 10 सेंटीमीटर ओरिजिनल है, हमने उस पर फोर्स लगाई तो उसकी लेंथ कम होके अब हो गई 8 सेंटीमीटर। चेंज कितना आया? 2 सेंटीमीटर का। तो 2 अपॉन ओरिजिनल थी हमारे पास 10, 2 अपॉन 10। अब हमने टेंसाइल में भी यही किया था, लेकिन टेंसाइल की वैल्यू 2/10 है, वो टेंसाइल की वैल्यू है। ये बात हम कंप्रेशन की कर रहे हैं। अगर हम जनरल देखते हैं कि एक्सियल क्या चेंज आया है, लेंथ के अलॉन्ग क्या चेंज आया है, तो टेंशन को ज़्यादातर हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और कंप्रेशन को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव साइन लगा देते हैं सामने। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली बता रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि ये कंप्रेसिव फोर्स है, तो हम उसमें नेगेटिव साइन नहीं लगाते हैं, सीधा वैल्यू लिख देते हैं। तो 2 टाइप का हमने स्ट्रेन पढ़ लिया, टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? जब भी किसी वॉल्यूम में चेंज आता है, ओरिजिनल वॉल्यूम कुछ और था, वॉल्यूम होता है कि किसी भी बॉडी के अंदर कितना मैटर हम भर सकते हैं, वो उसका वॉल्यूम है। जैसे कोई हम रूम देखते हैं, उसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें जो वैल्यू आती है वो है वॉल्यूम। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम है। तो ओरिजिनल वॉल्यूम कुछ रही होगी, अगर हम उसकी वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं, कुछ ऐसा फोर्स लगा रहे हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज हो गई या फिर वॉल्यूम डिक्रीज हो गई, तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइंड करने के लिए हम चेंज निकालेंगे कि किसी भी वॉल्यूम के अंदर कितना चेंज आया और उसको डिवाइड कर देंगे, अपॉन कर देंगे
कितना ओरिजिनल वॉल्यूम था, यानी कि शुरुआत में कितना वॉल्यूम था। तो इस टाइप से हम निकालते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नेक्स्ट शियर स्ट्रेन। अब शियर स्ट्रेन क्या होता है, जब किसी बॉडी पर हम पैरेलली उसके फोर्स लगाते हैं। जब पैरेलल फोर्स लगाते हैं तो एक एंगल से बॉडी चेंज होती है, उसकी डायमेंशन चेंज होती है। तो अगर इस टाइप से चेंज आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं शियर स्ट्रेन। ये जो नीचे पैराग्राफ लिखा है इसमें यही बातें लिखी हैं कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं और उसकी लेंथ इंक्रीज होती है तो जो चेंज आया है अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ऐसे स्ट्रेन को हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेन। अगर लेंथ कम हो रही है फोर्स लगाने से, ओरिजिनल जो भी बॉडी थी उसकी लेंथ कम हो गई, उसकी लंबाई घट गई, तो इससे जो चेंज आता है उसे हम बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेन। वॉल्यूम पढ़ा था हमने, जितना भी वॉल्यूम में चेंज आता है अपॉन टोटल जब हम करते हैं तो उसे हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय शियर स्ट्रेस इज नोन एज शियर स्ट्रेन। जब भी शियर स्ट्रेस की वजह से बॉडी के अंदर चेंज आता है तो उसे हम बोलते हैं शियर स्ट्रेन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हेडिंग लीनियर स्ट्रेन, यानी कि लीनियर आप समझ जाओ लेंथ के अलोंग आ रहा होगा। तो लीनियर स्ट्रेन क्या है, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ अपॉन स्मॉल ओरिजिनल लेंथ, यानी कि लेंथ में कितना चेंज आया है और डिवाइड कर देंगे, उसे भाग दे देंगे कितना ओरिजिनल लेंथ शुरुआत में था। तो इसे हमने रिप्रेजेंट करा है डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल मतलब जितना भी चेंज आया, जैसे हमने लेंथ देखी थी एग्जाम्पल में अभी कि 10 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट था, उस पर जब हमने फोर्स लगाई तो उसकी लेंथ इंक्रीज होके हो गई 12 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर उसके अंदर चेंज आया अपॉन टोटल लेंथ थी हमारे पास 10, तो 2 अपॉन 10, ये लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन में बी ईदर टेंसाइल और कंप्रेसिव। देखो लीनियर का मतलब होता है लेंथ में, यानी कि या तो लेंथ को हम बढ़ा रहे हैं खींच के या फिर लेंथ को हम कम कर सकते हैं। तो ये जो लीनियर स्ट्रेन है ये दो टाइप का हो सकता है, टेंसाइल हो सकता है या फिर कंप्रेसिव हो सकता है। या तो हम खींचेंगे किसी मटेरियल को बाहर की तरफ तो ये टेंसाइल स्ट्रेन हो जाएगा, और अगर कंप्रेस कर रहे हैं यानी कि अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं दोनों साइड से, तो ये अगर इससे चेंज आ रहा है तो इससे कंप्रेसिव स्ट्रेन हो जाएगा। If there is some increase in the length of the body due to external force, then the strain is known as tensile strain. देखो यही बात लिखी है कि जब भी किसी भी बॉडी के अंदर लेंथ में चेंज आता है, लेंथ इंक्रीज होती है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, तो इससे जो स्ट्रेन उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है, उसे हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। On the other hand, if there is some decrease in the length of the body due to external force, then the strain is known as compressive strain. अब अगर हम ऐसी फोर्स लगा रहे हैं जिससे कि लेंथ है जो बॉडी की वो कम हो रही है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, तो जब ऐसी फोर्स से स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा तो उस स्ट्रेन का नाम होगा कंप्रेसिव स्ट्रेन। Next paragraph, in the case of rod having uniform cross section A, the normal stress sigma, ये represent करता है stress को sigma, could be assumed to have constant value P by A. P by A stress है। It is appropriate to define epsilon as the ratio of the total deformation delta L over the total length L ऑफ द रॉड। अब जितना भी चेंज आया है एप्सिलॉन वो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल, यही बात लिखी है। वेयर एज इन द केस ऑफ अ मेंबर ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन, हाउएवर द नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल्स टू पी बाय ए वेरीज अलोंग द मेंबर। देखो ये बात लिखी है कि अगर सेम स्ट्रेस लग रहा है तो ये सेम रहेगा, अगर उसका क्रॉस सेक्शन अलग है यानी कि ऊपर से उसकी क्रॉस सेक्शन कम है और नीचे से क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, अगर इस टाइप का मटेरियल है तो उसका फॉर्मूला लिमिट की फॉर्म में आ जाएगा। लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0
डेल्टा डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स। इस फॉर्म से अगर क्रॉस सेक्शन सेम नहीं है तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, shear strain. It is the measure of the angle through which a body is deformed by the applied force. यानी कि ये एक मेज़र है जिससे हम देखते हैं कि एंगल से बॉडी में चेंज आ जाता है, किस एंगल से बॉडी के अंदर चेंज हुआ है, डिफॉर्मेशन आया है। डिफॉर्मेशन यानी कि ओरिजिनल शेप और साइज़ चेंज हो गया बॉडी का। इसे हम डिनोट करते हैं गामा से। ये जो लास्ट में वैल्यू लिखी है, डिनोटेड बाय शेयर स्ट्रेन में फर्स्ट लाइन लास्ट में लिखा है ना, डिनोटेड बाय गामा, तो इसे हम गामा बोलते हैं। द shear strain is represented by the angle through which the other two faces have rotated as shown in figure. shear strain क्या होता है? shear strain को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि किस एंगल से बॉडी के जो दो फेस है, देखो एक ए बी है और एक ऊपर बी सी है, तो ये दोनों फेस एक एंगल से अलग अलग हुए हैं, चेंज हुआ है, तो ये किस एंगल से चेंज हो रहे हैं, इसे हम बोलते हैं shear strain. लीनियर स्ट्रेन, क्लियर स्ट्रेन के हमने टाइप्स देखे थे। सबसे पहला था टेंसाइल, कंप्रेसिव, ये थे लीनियर स्ट्रेन के टाइप। अगर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है तो उसे हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन, और अगर फोर्स अंदर की साइड है तो उसे हम बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेन। उसके बाद हमने पढ़ा shear स्ट्रेन। shear स्ट्रेन में हमने देखा अगर एंगल से कुछ चेंज आता है, कुछ एंगल का चेंज आ रहा है दो फेसेस में, तो ये जो चेंज है इसे हम बोलते हैं shear स्ट्रेन। नेक्स्ट, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. द रेशियो ऑफ चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. अब जो रेशियो है चेंज का कि वॉल्यूम के अंदर कितना चेंज आया है, कितना भी वॉल्यूम है, किसी सपोज एक बॉक्स है हमारे पास, उसकी कुछ वॉल्यूम है, या तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी वॉल्यूम को कम कर दिया हमने, उसकी वॉल्स, एग्जांपल लो बैलून का, अगर बैलून है, अगर हमने उसे नहीं फुलाया तो उसकी वॉल्यूम कुछ और है, लेकिन अब हमने उसके अंदर हवा भर दी, उसकी वॉल्यूम चेंज हो गई, और थोड़ी सी हवा हमने निकाल दी उससे, तो उसकी वॉल्यूम फिर से चेंज हो गई। तो जो भी ऐसी बॉडीज़ हैं जिनकी वॉल्यूम में चेंज आता है, जितना चेंज आया अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, अगर हम देखें तो उसे हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कितना कितना वॉल्यूम में चेंज आता है अपॉन टोटल वॉल्यूम, उसे हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक, ये बात क्लियर। अगला, लीनियर इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक लिमिट। अब देखो, हम इलास्टिसिटी पढ़ चुके हैं। इलास्टिसिटी में हमने पढ़ा था कि किसी भी बॉडी पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने से बॉडी की शेप और बॉडी का साइज़ चेंज हो जाता है। अब जैसे ही हम वो फोर्स को हटा देते हैं, अनलोड कर देते हैं, या फिर हम फोर्स को रिमूव कर देते हैं, तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में और साइज़ में वापस से आ जाती है। अगर बॉडी ऐसा बिहेवियर, ऐसा प्रॉपर्टी है उसकी, तो हम बॉडी को बोलते हैं कि उसके अंदर इलास्टिसिटी है। और अगर बॉडी ऐसा नहीं कर रही है, अगर हमने एक बार चेंज कर दिया, जैसे हमने सरिया लिया, सरिये को हथौड़े से उसकी शेप चेंज कर दी, तो अब वो वैसा ही रहने वाला है। अब ये इलास्टिसिटी इसके अंदर नहीं है। अगर वापस से अपनी शेप में आ जा रहा है तो इलास्टिसिटी है उसके अंदर, और अगर वापस से अपनी शेप में नहीं आ पा रहा है तो उसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं है। अब इलास्टिक लिमिट क्या है? इलास्टिक लिमिट एक ऐसी वैल्यू होती है कि जहाँ तक आप फोर्स लगाओगे तो बॉडी वापस से अपनी शेप और साइज़ में आ जाएगी, और अगर हम वो फोर्स उससे ज़्यादा लगा दी, उस वैल्यू से अगर हम ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं तो बॉडी अपनी शेप में वापस नहीं आ पाती। तो ये जो एक लिमिट है, एक वैल्यू है कि आपको जितनी भी फोर्स लगानी है इसके अंदर अंदर लगानी है, इसके इस लेवल से, इस वैल्यू से कम लगानी है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी बॉडी डिफॉर्मेबल नहीं होगी, इलास्टिसिटी उसके अंदर मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर आप इससे बाहर फोर्स लगा देते हो तो इलास्टिसिटी बॉडी की ख़त्म हो जाएगी। हम पढ़ लेते हैं। When an external force acts on a body, the body tends to undergo some deformation. अब
किसी भी बॉडी पर जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, यानी कि बाहर से फोर्स लगाते हैं, तो बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होता है। डिफॉर्मेशन यानी कि शेप और साइज में चेंज आता है। इफ़ द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड एंड द बॉडी कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, अगर हम उसकी एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हैं और बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाती है, जितना भी उसका ओरिजिनल शेप था और ओरिजिनल साइज था, विच मीन्स द डिफॉर्मेशन डिसअपीयर्स कम्प्लीटली, यानी कि अगर वो अपनी वापस से शेप साइज के अंदर आ गई, यानी कि डिफॉर्मेशन उसका प्रॉपर रिमूव हो गया, कम्प्लीटली डिफॉर्मेशन हट गया। द बॉडी इज़ नोन एज इलास्टिक बॉडी। देखो, अगर ऐसी कंडीशन है, वापस से अपनी शेप और साइज के अंदर आ गई, तो हम बोलेंगे कि बॉडी इलास्टिक बॉडी है। दिस प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच certain materials return back to their original position after the removal of the external force is called elasticity। ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण, जिसकी वजह से मटेरियल अपने शेप साइज में वापस आ जाते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी, और ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। द बॉडी विल रिगेन इट्स प्रीवियस शेप एंड साइज ओनली व्हेन द deformation caused by the external force is within a certain limit। अब देखो, वही लिमिट वाली बात आ गई, इलास्टिक लिमिट, कि कोई भी बॉडी रिटर्न हो जाएगी, अपनी शेप और साइज के अंदर वापस आ जाएगी, अगर हम इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर रह के काम कर रहे हैं। इलास्टिक लिमिट से बाहर गए तो बॉडी के अंदर परमानेंट चेंज आ गया। Thus there is a limiting value of force up to and within which the deformation completely disappears on the removal of the force। यानी कि एक लिमिटिंग वैल्यू है, एक फिक्स्ड वैल्यू है फोर्स की, कि जितना डिफॉर्मेशन आया है उतना ही डिफॉर्मेशन हट जाएगा अगर आप इस वैल्यू से कम की फोर्स लगा रहे हो। और इसी स्ट्रेस को हम बोलते हैं, इसी स्ट्रेस की वैल्यू को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस corresponding to this limiting force is known as elastic limit of the material। ये जितना स्ट्रेस आता है लिमिटिंग फोर्स की वजह से, इसे हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल। इफ़ द एक्सटर्नल फोर्स इज सो लार्ज दैट द स्ट्रेस exceeds the elastic limit, the material loses to some extent its property of elasticity। अगर हम इस जो इलास्टिक लिमिट है इससे ज़्यादा की वैल्यू लगा देते हैं तो बॉडी की इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। अब बॉडी के अंदर जैसा हम चेंज लाएंगे, जो कि एक टाइम के लिए चेंज आया है, वो चेंज हमेशा के लिए कंटिन्यू हो जाएगा, हमेशा के लिए उसके अंदर वो चेंज रहेगा, और बॉडी अपनी शेप और साइज़ को लूज़ कर देगी। इफ़ नाउ द फोर्स इज़ रिमूव्ड, द मटेरियल will not return to its original shape and size and there will be a residual deformation in the material। अगर इलास्टिक लिमिट के बाहर हमने फोर्स लगाई और कुछ टाइम बाद हमने उस फोर्स को हटा दिया, तो बॉडी के अंदर थोड़ा तो डिफॉर्मेशन जो था वो ख़त्म होगा, लेकिन जो ओरिजिनल शेप और साइज़ थी वो वापस नहीं आ पाएगा, और कुछ जो चेंज आएगा उस चेंज को हम बोलते हैं रेजिडुअल डिफॉर्मेशन। रेजिडुअल का मतलब बचा हुआ डिफॉर्मेशन, यानी कि कुछ तो हट गया डिफॉर्मेशन, कुछ बॉडी चेंज हुई है, अपनी शेप साइज में वापस आई है, लेकिन कुछ चेंज उसके अंदर अभी भी रहा है, एक्चुअल बिल्कुल उसकी तरह नहीं है जितना ओरिजिनल में था। तो ये जो चेंज है, इस चेंज को हम बोलते हैं रेजिडुअल डिफॉर्मेशन। एक बार ये पैराग्राफ पढ़ लो।
ओके, लीनियर इलास्टिसिटी और इलास्टिक लिमिट क्लियर है। अगला देखते हैं हुक्स लॉ। अब हुक्स लॉ जो वैलिड है वो इलास्टिक बॉडीज़ के लिए वैलिड है, यानी कि वही बॉडीज़ जो अपनी ओरिजिनल शेप साइज़ में आ जाएंगी अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए हमने फोर्स लगाई। तो द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज़ कांस्टेंट एंड इज़ नोन एज यंग्स मॉड्यूलस और द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल ई। अब हुक्स लॉ, एक हुक ने लॉ दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि इलास्टिक बॉडीज़ के लिए कि उनका जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है वो हमेशा से कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, और उसे हम बोलेंगे यंग्स मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। हुक्स ने एक लॉ दिया था इलास्टिक बॉडीज़ के लिए जिसमें उन्होंने बोला था कि रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज़ कांस्टेंट, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जब हम रेशियो निकालेंगे वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, फिक्स्ड वैल्यू आएगी, और इस फिक्स्ड वैल्यू को हम बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। देखो नेक्स्ट लाइन देखो, इसमें लिखा है स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इनके सिंबल लिखे हैं। स्ट्रेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और ई से, स्मॉल ई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्ट्रेन को। तो स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, स्ट्रेस स्ट्रेन पर डिपेंड है। नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, प्रोपोर्शनैलिटी जो साइन है इस साइन को हटा के हमने कांस्टेंट लिख दिया, जिस कांस्टेंट का नाम हमने रखा है कैपिटल ई। अब कैपिटल ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन स्मॉल ई, और सिग्मा हमारे पास है स्ट्रेस और स्मॉल ई है हमारे पास स्ट्रेन। अब ये टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन भी हो सकता है, और कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन कंप्रेसिव स्ट्रेन भी हो सकता है। सिंपल सी बात, स्ट्रेस और स्ट्रेन का अगर हम रेशो निकालेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा, और इस रेशो को हम बोलेंगे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सिग्मा स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले साइन को हमने हटा के कैपिटल ई कर दिया, और इस कैपिटल ई की हमने वैल्यू फाइंड कर ली, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन। या फिर अगर कंप्रेशन का केस है तो हम इसे कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन कंप्रेसिव स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट, स्ट्रेन की यूनिट नहीं होती क्योंकि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सपोज हमने चेंज निकाला सेंटीमीटर में और ओरिजिनल डायमेंशन भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, इसकी कोई यूनिट नहीं है। और कैपिटल ई की सेम यूनिट हो जाएगी स्ट्रेस वाली, क्योंकि कैपिटल ई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की सेम यूनिट हो जाएगी स्ट्रेस वाली। द मटेरियल दैट मेंटेन्स दिस रेशो आर सेड टू ओबे हुक्स लॉ। अब जो मटेरियल इस लॉ को ओबे करते हैं, यानी कि सारी वैल्यूज़ इसके अकॉर्डिंग देते हैं, जिन जिन में स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, यानी कि वो ओबे कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं हुक्स के लॉ का, किसी भी इलास्टिक लिमिट के अंदर, is proportional to the stress producing it. The elastic limit of a material is determined by plotting a tensile test diagram. ये वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं टेंसाइल टेस्ट डायग्राम बना के, जो हमने टेंसाइल टेस्ट में फाइंड किया था, स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड करी थी ना यूटीएम मशीन से, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से। यंग्स मॉड्यूलस इज द स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू कॉज अ यूनिट स्ट्रेन। अब यंग्स मॉड्यूलस क्या है, एक ऐसा स्ट्रेस है जो कि यूनिट स्ट्रेन, यानी कि यूनिट चेंज मीन्स 1, यूनिट की वैल्यू होती है 1 चेंज लाने के लिए जो भी स्ट्रेस रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू है यंग्स मॉड्यूलस। तो हमने हुक्स लॉ इसमें कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट में हम देखेंगे पॉइजन्स रेशो और हुक्स लॉ का बचा हुआ पार्ट। कोई भी दिक्कत आई हो तो वीडियो दोबारा से देख लेना, सारे पॉइंट्स कवर हो गए। थैंक यू।